हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यदि पॉसिबल हुआ तो मैं शाम को डी एंड एफ ब्लॉक भी आपके लिए ला दूंगा, है ना। तो हम एनसीईआरटी के जूस में एल्डिहाइड्स का देख चुके हैं, अमीन्स का देख चुके हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं द डी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, छोटा सा है, ज़्यादा है नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्सन जो भी काम की चीज़ें हैं मैंने सारी की सारी इसमें लिख दी हैं। तो चलो देखते हैं फटाफट। सबसे पहले हम डी ब्लॉक की बात करेंगे, उसके बाद हम एफ ब्लॉक की बात कर रहे होंगे। तो डी ब्लॉक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता होना चाहिए, n-1 डी, है ना, और ये ns। ठीक है, तो डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं और एस में 1 से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक या दो। ठीक है, इसके बाद यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एंथैल्पी ऑफ एटम ये सभी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इसको बोल रहे होते हैं। ठीक है, किसको, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, जिंक वाली सीरीज को छोड़ के, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो क्या रहे, पार्शियल फिल्ड रहे, है ना, मतलब कभी वो फुली फिल्ड ना रहे। बट जिंक के केस में यदि आप जेड का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखो या फिर Zn2+ का लिखो तो उस ग्रुप में वो फुली फिल्ड ही होते हैं, तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। इसके बाद एटॉमिक नंबर की बात करें, यदि आपका लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ कि यदि आप टॉप टू बॉटम जा रही है तो टॉप टू बॉटम में आपको पता है साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। यस और नो, क्यों होता है, क्योंकि उसमें सेल्स ऐड होती जा रही हैं। तो 3D सबसे कम, उसके बाद 4D और इससे ज़्यादा 5D होना चाहिए, बट ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। सेम चीज यदि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड में तो साइज क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ रहा होता है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, साइज में कॉन्ट्रेक्शन आ जाता है। यस और नो, ठीक है। तो जब साइज डिक्रीज होता है तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे टिटेनियम। ये मैंने कुछ एलिमेंट्स इसके लिख दिए हैं, ठीक है। तो अभी साइज क्या होगा इसका, इस तरीके से डिक्रीज डिक्रीज होता चला जाएगा, हाँ या ना। बट यहाँ पर आते आते ये क्या हो जाता है, बराबर, लगभग लगभग बराबर होने लगते हैं और ये से ज्यादा निकल जाता है, समझ रहे। निकल से कॉपर ज्यादा होता है, कॉपर से जिंक ज्यादा होता है। तो यहाँ तक क्या था, यहाँ पे क्या था बोलो, साइज क्या डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि जो आपका जेड इफेक्टिव है और सीलिंग इफेक्ट है, वो दोनों चीज हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो उसमें उतना जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। सीलिंग इफेक्ट रिपल्सन का काम करता है, यदि वो ज्यादा होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सीलिंग इफेक्टिव क्या होता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियर इफेक्ट जेड इफेक्टिव क्या करता है, डोमिनेट करता है, और यहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी हम वापस अपनी थ्योरी पे आ जाते हैं। मैं आपको पढ़ाने लग गया शॉर्ट नोट की बजाय। चलो, लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन पूछा जा सकता है ना। तो ये क्या होता है, ड्यू टू इनपरफेक्ट सीलिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाई एन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं। आइनस एनर्जी की बात करें, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, और इसकी वजह से रीजन पूछ जाते हैं इसमें बहुत ज्यादा कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे होते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। टेंट्स की यदि मैं बात करूं इसमें, ये जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, तो ई नॉट फॉर एम एन, मैंगनीज, निकल और जिंक, ये क्या होते हैं, मोर निगेटिव होते हैं एज एक्सपेक्टेड। और कॉपर की बात करें तो ई नॉट क्या होता है, इसका पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉपर का था, बाकी किसी का पॉजिटिव नहीं था। और इसलिए कॉपर भाई साहब क्या करते हैं, H2 रिलीज नहीं करते हैं, किसमें से, एसिड में से, क्योंकि ई नॉट इसका क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर Ti2+, B2+, Cr2+, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडेशन इनका क्या चाहते हैं, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहते हैं, तो सामने वाले क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। Cr2+ से +3 में जाना चाहता है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। अब यदि आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाए तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू इक्वल टू √n n+2। ये यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, यदि आप पीवाई की उठा के देखो तो मैक्सिमम ये चीजें पूछी हैं उन्होंने। ये कलर कम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, क्यों, डी ट्रांजिशन की वजह से। ये लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, क्यों, क्योंकि इनका स्मॉल साइज होता है, आयनिक चार्ज ज्यादा होता है, और इनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये एलॉय फॉर्म करते हैं क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज हो जाता है सिमिलर सिमिलर हो जाता है। और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं जो कि नॉन स्टैचोमेट्रिक होते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपका डी ब्लॉक था, डी ब्लॉक से इतना ही पोर्शन है, इतना ही पोर्शन है जो किसमें आपका बोर्ड में पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं एफ ब्लॉक की बात करूं, है ना, एफ ब्लॉक की बात करूं, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं कुछ। एफ ब्लॉक, है ना, दो सीरीज है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो एक्टिनॉइड्स आपका बोर्ड में नहीं है, ठीक है, बाकी जेई और नीट में तो आएगा ही आएगा। तो लेंथेनॉइड्स का यदि जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखो तो 4f 5d 6s, ठीक है। तो एफ में आपको पता है 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और डी में या तो 0 होंगे या फिर 1, और एस में 2 आएंगे,
ठीक है। एटॉमिक और आयनिक साइज की बात करें डिक्रीज ही होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है या फिर आप लेफ्ट टू राइट जा रही हो, क्या होता है वो डिक्रीज होता है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, +3 है, और कुछ कुछ +2 या +4 शो कर रहे होते हैं। जनरली हम इसको लेंथेनॉइड्स को Ln से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की यदि मैं बात करूं तो सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं ये, और मेटेलिक कैरेक्टर एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एटॉमिक नंबर बढ़ता है, हार्डनेस बढ़ती है, इनकी जो डेंसिटी है वेरिएबल होती है। ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आयंस आर कलर्ड, तो जो भी ट्राइवेलेंट यानी कि Ln+3 है ना, ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। और इनका जो थर्ड आयनाइज एनर्जी है वो क्या है, कम। तो पहले क्या होता था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते थे, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में डिफरेंस बताइएगा, तो इतने सारे पॉइंट हैं आप लिख सकते हो इजीली, राइट। ये तो शॉर्ट समराइज है, इससे ज़्यादा आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, समझ रहे। तो यहीं तक है आपका, तो ये बोर्ड का पोर्शन आपका हो गया है। अब इसके बाद जो बचा हुआ है हम उसको भी कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन है, Ln आपको पता है किसमें होता है, +3 में लेंथेनॉइड्स। ठीक है। तो जिस तरीके से Al+3 रिएक्शन करता है वैसे ही आप लेंथेनॉइड्स की रिएक्शन करवा दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता था, Al2O3 बनता था, तो ये क्या बन जाएगा, Ln2O3 है ना। एसिड के साथ H2 निकाल देगा, पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये पानी के साथ रिएक्शन करके LnX3 नहीं आएगा, है ना। ठीक है। हाँ, पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो इधर ये निकल के आ जाएगा LnOH बोलते रहा प्लस H2। ठीक है। यदि आप कार्बन के साथ रिएक्शन करा रहे हो C, है ना, और 2773 केल्विन पे इसको हीट कर रहे हो तो LnC2 आ जाएगा। ये आपका क्या है, LnN, मतलब जैसे एल्यूमिनियम है और ये आपका नाइट्रोजन है, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो उसी तरीके से ये LnN। ठीक है। उसी तरीके से सल्फर है, Ln, ये जो एल्यूमिनियम +3 होता है, सल्फर पर क्या है, -2 आता है, तो ये क्या बनाता है, Al2S3, तो ये क्या बना लेगा, Ln2S2। सेम चीज ये भी है, जैसे आप एल्यूमिनियम है इसकी रिएक्शन आप पानी के साथ कराते हो तो ये क्या करता है, H2 दे देता है यहाँ से, है ना, तो इधर क्या बचेगा आपका OH-, तो ये कंबाइन हो जाएगा AlOH बोलता है तो LnOH बोलता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन को आप इधर कर देना H2O। ठीक है। और Ln(X3) यानी कि कोई आप हेलोजन ले रहे हो तो उससे तो सिंपल जैसे AlCl3 बनता है वैसे ये बन जाएगा, सिंपल है। चलो अब एक्टिनोड्स की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे 5f 6 और D 7s, अंतर इतना आ जाता है कि ये जो आपका D है उधर 0 और 1 आ रहा था, यहाँ पर 0 1 2 ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। आयनिक साइज डिक्रीज होता है और इसका भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि मैं बात करूँ तो सिल्वरी होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। डिस्प्ले वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, इरेगुलरिटी इन मेटेलिक रेडियाई ग्रेटर देन लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड से ज़्यादा इसमें इरेगुलरिटीज मिल रही होती हैं मेटेलिक रेडियाई में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मोर कॉम्प्लेक्स देन लेंथेनॉइड्स, इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं किससे, लेंथेनॉइड से। तो ये आपका ए ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब डी ब्लॉक में 2 कंपाउंड्स बचे हुए हैं, इनकी केमिकल रिएक्शंस पूछी जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप देखोगे कि इससे ढेर सारी रिएक्शंस आपकी बन जाएंगी, तो इनको रट लेना जेई नीट वाले, हालांकि बोर्ड में अभी इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये KMnO4, पहले तो आपके यहाँ पे प्रिपरेशन दे रखी है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, जैसे FeCr2O4 Na2CO3 और O2, है ना, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम Na2CrO4 बन जाता है ना, सोडियम क्रोमेट Fe2O3 और CO2। उसके बाद फर्दर इसकी रिएक्शन होती है H+ के साथ, तब हमको सोडियम डाइक्रोमेट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है, यदि आप इसकी रिएक्शंस करवाओगे KCl के साथ, हम इंटरचेंज कर रहे हैं इन दोनों को, ठीक है, तो सोडियम की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट आ जाएगा। हम क्या बना रहे थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट बना रहे थे। ये तीनों रिएक्शंस आप याद कर लीजिएगा, प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपका ये डाइक्रोमेट है ना, यदि आप इसका रिडक्शन करना चाहते हो, हाफ रिएक्शन लिख दी है तो किस में पहुंचेगा, +3 में, तो कुछ इस तरीके से इसकी हाफ रिएक्शंस लिखी जाती है। अब आपको पता है कि यदि हम डाइक्रोमेट की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है ना, ये समझो। तो ये सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो ये स्टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो I- को I2 में पहुंचा देगा, H2- को सल्फाइड को सल्फर में पहुंचा देगा, SN2+ को SN+4 में पहुंचा देगा, Fe2+ को +3 में पहुंचा देगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, रट सकते हो आप बाकी चीजें, बट सिंपल वे में इस तरीके से यदि कहीं पे भी नजर आ रही हैं तो आप MCQ आप इस बेसिस पे कर सकते हो। उसके बाद एक बात याद रखना, ये क्रोमेट है, ये डाइक्रोमेट है। एसिडिक मीडियम में आपको क्या मिलेगा, डाइक्रोमेट। बेसिक मीडियम में क्या मिलेगा, क्रोमेट। तो यदि आपके पास क्रोमेट है और एसिडिक मीडियम तो डाइक्रोमेट बन जाएगा, समझ रहे। और डाइक्रोमेट है बेसिक मीडियम में तो क्या बन जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कंपाउंड के पास, KMnO4। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये +7 में होता है, तो ये भी क्या है, रिड्यूस होना चाहता है, तो सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज करेगा। प्रिपरेशन देख लो, MnO2
KOH प्लस O2 के साथ रिएक्शन है ना, इसको फ्यूज कराते हैं KOH और O2 के साथ, तो K2MnO4 बन जाता है। और ये जो MnO4 ये यदि आप इसको लिखोगे बिना सॉल्ट के फॉर्म में MnO4 2 ठीक है, इसको H प्लस देते हैं है ना, तो ये अगेन 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, ये किस में +6 में है ना, और हमको ये किस में +7 है, तो अभी तो नहीं बना है। तो अगेन यहाँ से हमको जब हम इसमें H प्लस से इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किस में पहुंच जाता है ये +6 में, और साथ साथ ये MnO2 देता है जो क्या है +4 में है। ठीक है, और इसकी एक और रिएक्शन Mn2+ है ना, यदि आप इसकी रिएक्शन H2O8 के साथ कराते हो, OH 2-, ये बेसिकली क्या है H2O2 H2S2O8 है ना, मार्शल एसिड, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होती है। तो बेसिकली ये क्या कर देता है, इसको रिड्यूस कर देता है और खुद कर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो किस में पहुंच जाता है ये MnO4 में +7 में, +2 से किस में पहुंच गया ये +7 में पहुंच गया, और इसको ये रिड्यूस कर देता है, यहाँ पे सल्फेट बन जाता है। रिड्यूस कैसे, इसमें ऑक्साइड पेरोक्साइड होगा -1 में, तो ये -2 में पहुंच गया आया ना, तो क्या होगा इसमें रिडक्शन हो रहा है। अब इसकी यदि कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, यदि आप इसको हीट करते हो KMnO4 तो K2MnO4 MnO2 और O2 ये रिएक्शंस आपको याद करनी है। MnO4 -8H + 5 इलेक्ट्रॉन्स Mn2 + 4H2O, ये क्या है ये आप निकाल सकते हो बैलेंसिंग से। ये इसकी हाफ रिएक्शंस हैं जो मैंने लिख दी कि हाफ रिएक्शंस कैसे इसकी लिखी जाती है। +7 से ये +2 में जा रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी आ रही है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर रहे हो, बाकी आप बैलेंस कर सकते हो, इसको ईजी है। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही हैं, इतनी सारी रिएक्शंस दी हुई हैं, बहुत सारी रिएक्शंस और भी आ सकते हैं, कुछ याद नहीं करना है, सिंपल ये देख लो सॉल्यूशन आपका क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है ना, तो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन यदि हुआ तो Mn+7 में है, तो सामने वाले को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज करेगा बट खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा किसमें +2 में, एसिडिक मीडियम में किसमें जाएगा +2 में, और बेसिक मीडियम ये किसमें +7 है, बेसिक मीडियम में किसमें जाएगा ये +4 में जाएगा, दैट्स इट। तो इसने I- को I2 में पहुंचा देगा, +2 से +3 में आयरन को है ना, C2O4 2- से CO2 में, सल्फाइड से सल्फर बना देगा, ये सल्फाइड से सल्फेट +4 से +6 है ना, ये +3 से +5 नाइट्राइट से नाइट्रेट। अब यहाँ पे I- से ये IO3- -1 से +5 में पहुंचा रहा है आयोडीन को, ये H2O3 2- को सल्फेट में पहुंचा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग है कि सर यहाँ पर और कंपाउंड कहाँ गए, देखो खुद रिड्यूस हुआ Mn+4 में, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें Mn+4 में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Mn+4 लिख दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जे नीट वाले, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी बोर्ड में तो कुछ है ही नहीं, बोर्ड में मैंने जो पोर्शन आपको बताया है ये पोर्शन है ना, इसको थोड़ा सा देख लो, और ये मैंने एक्स्ट्रा चीज बता दी आपको। ठीक है, और उसके बाद इतना लेंथ नोट्स वाला ये पोर्शन, ये रिएक्शंस इसमें बोर्ड में नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड वाले थोड़ा सा ध्यान रखना, मस्त आपका रिवीजन हो जाएगा इसको देखने के बाद, और इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल कौन सा है अपना, सर्च करोगे पब्लिक में आ जाएगा सिंह साहब, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है @सिंह साहब केमिस्ट्री। ठीक है, और फर्दर यदि कुछ भी आपको कहना सुनना है बोर्ड के रिगार्डिंग तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कल आपका पेपर आ जाए तो मुझे इस पर सेंड भी कर दीजिएगा, पहले ही बता रहा। ठीक है, चलो फिर समाप्त करते हैं, बाय बाय।